नमस्कार। वन टीवी के हिंदी समाचार में आप सबका स्वागत है। मैं शहबाज। आगे बढ़ने से पहले देखेंगे हेडलाइंस। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने मिलादुन नबी पर मुस्लिम समुदाय को दी मुबारकबाद। राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा ने ईद मिलादुन नबी पर दी मुसलमानों को मुबारकबाद, एकता और शांति का किया आहवान। बीआरएस के छात्र संघ के नेताओं को पुलिस ने लिया हिरासत में, मंत्री आवास की ओर मार्च के दौरान हुई झड़प। दिल्ली कांग्रेस प्रमुख देवेंद्र यादव ने केजरीवाल के इस्तीफा का स्वागत किया, कहा देर से आए दुरुस्त आए। दिल्ली में राजनीतिक हलचल तेज, सचिन पायलट ने कांग्रेस की तैयारियों पर जताया विश्वास। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने सोमवार को मिलादुन नबी के अवसर पर मुस्लिम समुदाय को हार्दिक शुभकामनाएं दी है। मिलादुन नबी को पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जयंती की याद में मनाया जाता है, जो एक वर्षीय उत्सव है। मुख्यमंत्री ने पैगंबर मोहम्मद की शिक्षाओं को शांति, भाईचारा और धार्मिक जीवन में आदर्शों का स्रोत बताते हुए कहा है कि वह शिक्षाएं पूरी दुनिया के लिए मार्गदर्शन हैं। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि सरकार मुस्लिम समुदाय के सामाजिक आर्थिक विकास के प्रति प्रतिबद्ध है और राज्य में मुसलमानों की उन्नति को विशेष महत्व देगी। जो रास्ता दिखाए वो रास्ता खाली माइनॉरिटी भाइयों के लिए नहीं, इस दुनिया में जो लोग हैं शांति अमन से जीने के लिए जो कोशिश कर रहा है, वो रास्ता हम सब पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, अपने परिवार को बोलने के लिए मौलाना रहमानी साहब एक अच्छा किताब लिख के, मगर चुनाव जीतने के लिए एक जहर फैला के अपने आपस में एकदम फिर कभी मिले नहीं मिले जैसा कुछ कामों करने के लिए जो लोग कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों से बच के रहना है। आगे यहाँ से कोई भी अगर चुन के जा रहा है इस देश को बचाने के लिए, गरीब लोगों का आवाज़ उठाने वाले रहा तो और बेहतरीन रहेंगे, क्योंकि इस मुल्क को बचाने का आज़ादी हमने लड़के ला ली, इस मुल्क को बचाने की जिम्मेदारी भी अपना ही है। तो जैसे मौलाना रहमानी साहब जो प्रॉफिट मोहम्मद रास्ता जो दिखाए, वो रास्ता में गए तो इस मुल्क को बचाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। मैं यकीन से कह सकता हूँ एक अच्छा। तेलंगाना के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा ने पैगंबर मोहम्मद की जन्मदिन ईद मिलादुन नबी की शुभ अवसर पर बधाई दी है। रविवार को राज्य भवन से जारी एक विज्ञप्ति में उन्होंने कहा है कि इस विशेष अवसर पर आइए हम सभी समाज में एकता, सद्भाव, शांति, सार्वभौमिक भाईचारा और समृद्धि को बढ़ावा देने का संकल्प लें। राज्यपाल ने ईद मिलादुन नबी के इस पवित्र घड़ी पर समाज के विभिन्न वर्गों के बीच एकता, सहयोग की भावनाओं को प्रोत्साहित करने की अपील की। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा है कि 2023 के सेमीफाइनल में कांग्रेस ने केसीआर को हराकर तेलंगाना में सत्ता हासिल की और अब 2029 के फाइनल मुकाबले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराकर राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनाना कांग्रेस कार्यकर्ताओं का लक्ष्य बन गया है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील की है कि जब तक 2029 के संसदीय चुनावों में तेलंगाना से 17 सीट नहीं जीत लेते तब तक वह चैन से नहीं बैठेंगे। गांधी भवन में प्रदेश कांग्रेस के नए अध्यक्ष बी महेश कुमार गौर के पद ग्रहण समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने आगामी पंचायत, जिला परिषद, मंडल परिषद, नगर निगम और निगम चुनावों में पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ताओं को प्रमुखता दी जाएगी और उनकी सफलता पार्टी के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी होगी। मुख्यमंत्री ने नए प्रदेश अध्यक्ष बी महेश कुमार गौर को सलाह दी है कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं, विशेषकर 6 गारंटी योजनाओं को लागू करने और गरीब लोगों तक पहुंचाने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ सक्रिय रूप से काम करें और तेलंगाना को आदर्श राज्य बनाने तक सक्रिय रहें। పదవి బాధ్యతలు చేపట్టి శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారు, శ్రీ మల్లికార్జున్ ఖర్గే గారు, శ్రీ రాహుల్ గాంధీ గారు ఏ నమ్మకం విశ్వాసం వారి మీద పెట్టుకున్నారో ఆ నమ్మకం విశ్వాసాన్ని కొనసాగించడానికి ఈ రోజు రాష్ట్ర శాఖ అధ్యక్షులుగా
వారు బాధ్యత చేపట్టడం మనందరికీ ఎంతో ఆనందం సంతోషకరమైన సందర్భం అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేయదలుచుకున్నా. ఈ కార్యక్రమంలో ఏఐసిసి ఇన్ఛార్జ్ దీపాదాస్ మున్షి గారు, ఏఐసిసి సెక్రటరీలు, సహచర మంత్రివర్గ సభ్యులు, పార్లమెంట్ సభ్యులు, శాసన మండలి సభ్యులు, శాసన సభ్యులు, వివిధ కార్పొరేషన్లకు సంబంధించిన చైర్మన్లు, రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ పార్టీలో వివిధ హోదాలలో ఉన్న నాయకులు, జిల్లా పార్టీ అధ్యక్షులు, మండల పార్టీ అధ్యక్షులు, ప్రాణ సమానులైన కాంగ్రెస్ పార్టీ వేలాది మంది కార్యకర్తలు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని మేమందరం నూతనంగా బాధ్యత చేపట్టిన మహేష్ కుమార్ గౌడ్ గారికి అండగా నిలబడతామని విచ్చేసినందుకు మిమ్మల్ని అందరినీ మనస్ఫూర్తిగా నేను అభినందిస్తున్నా, సాదరంగా ఆహ్వానిస్తున్న మిత్రులారా, మీకందరికీ తెలుసు శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారు ఎన్నో ఇబ్బందులను, ఎన్నో ఒడిదుడుకులను ఎదుర్కొని, ఎన్నో అవాంతరాలను అధిగమించి జూన్ 2, 2014 నాడు తెలంగాణ రాష్ట్ర కళ సాకారం చేసి 60 సంవత్సరాల మన ఆకాంక్ష 2004లో శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారు మనకి ఏదైతే మాట ఇచ్చిండ్రో ఆ మాట నిలబెట్టుకొని తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని ఏర్పాటు చేసిండ్రు. కానీ ఏర్పడిన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 10 సంవత్సరాలు 2 సార్లు ఎన్నికలు జరిగిన వివిధ కారణాల చేత కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి రాలేకపోయింది. అందుకే 2014 నుంచి తెలంగాణ ప్రజలు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలను, అపరిష్కృతంగా ఉన్న సమస్యల్ని పరిష్కరించడానికి కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలు నానా కష్టాలు ఎదుర్కొని తెలంగాణ రాష్ట్రంలో జరిగిన 3వ ఎన్నికలలో కాంగ్రెస్ పార్టీని అధికారంలోకి తీసుకురావడం జరిగింది. ఇవాళ మిత్రులారా, మీకందరికీ తెలుసు జూన్ 27 నాడు 2021 శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారు నన్ను కాంగ్రెస్ పార్టీ తెలంగాణ శాఖ అధ్యక్షుడిగా నియమిస్తే పెద్దలు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు, పట్టి విక్రమార్క గారి సహకారంతో జూలై 7 నాడు 2021 కాంగ్రెస్ పార్టీ తెలంగాణ శాఖ అధ్యక్షుడిగా బాధ్యత చేపట్టి ఆనాటి నుండి ఈనాటి వరకు దాదాపుగా 38 నెలలు నిరంతరం కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలని సమన్వయం చేసుకుంటూ ప్రజా సమస్యల్ని పరిష్కరించుకుంటూ ముందుకు సాగడం జరిగింది. ఇవాళ మిత్రులారా, నేను జూలై 7, 2021 బాధ్యత చేపట్టిన తర్వాత అందరితో చర్చించి మొట్టమొదటి కార్యక్రమం దళిత గిరిజన దండోరా అని ఇంద్రవల్లి నుంచి ఆదిలాబాద్ నుంచి సమర శంఖం పూరించి ఆనాటి నుంచి వెనక్కి తిరిగి చూడకుండా లక్షలాది మంది కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తల్ని సమన్వయం చేసుకొని ముందుకు నడిపించి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో డిసెంబర్ 3, 2023 నాడు ప్రజాపాలన ఇందిరమ్మ రాజ్యం తీసుకురావడం జరిగింది. ఇంద్రవెల్లిలో పూరించిన సమర శంఖం, వరంగల్లులో రైతు సంఘర్షణ సభను పెట్టి రైతు డిక్లరేషన్ చేయడం ద్వారా తెలంగాణ రాష్ట్ర లక్షలాది రైతాంగానికి 2 లక్షల రూపాయల రుణమాఫీ చేస్తామని చెప్పి ఆనాడు రాహుల్ గాంధీ గారు మాట ఇవ్వడం జరిగింది. కాంగ్రెస్ పార్టీ, గాంధీ కుటుంబం మాట ఇస్తే
మాట తప్పని మడమ తిప్పని నాయకత్వ లక్షణాలు కలిగిన గాంధీ కుటుంబం రాహుల్ గాంధీ గారు ఇచ్చిన మాట మేరకు ఈ సంవత్సరం ప్రభుత్వం ఏర్పడిన 6 నెలలలోపే 2 లక్షల రూపాయల రుణమాఫీ చేసి 18,000 కోట్ల రూపాయలు 23 లక్షల రైతుల ఖాతాలో వేసి వ్యవసాయం దండుగ కాదు వ్యవసాయం పండుగ అని ఇందిరమ్మ రాజ్యంలో మనము నిరూపించినాం. ఇది కాంగ్రెస్ పార్టీ నిబద్ధత. ఇదే కాదు, సెప్టెంబర్ 17, 2023 నాడు రాజీవ్ గాంధీ ప్రాంగణం తుక్కుగూడ రంగారెడ్డి జిల్లాలో శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారు, శ్రీ మల్లికార్జున్ ఖర్గే గారి నేతృత్వంలో తెలంగాణ రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ పార్టీ 6 గ్యారెంటీలను తెలంగాణ ప్రజలకిచ్చి 6 గ్యారెంటీలను ముందు పెట్టుకొని మనం ప్రజల దగ్గరికి వెళ్ళడం జరిగింది. మనం చెప్పిన మా నాడు మార్పు రావాలి అంటే, మార్పు కావాలి అంటే కాంగ్రెస్ రావాలి అని తండాలలో, గూడాలలో, మారుమూల పల్లెల్లో ప్రతి పేదవాడి గుండె తట్టి ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పేదలు ఎదుర్కొంటున్న కష్టాలు తీరాలి, రైతులు బాగుపడాలి, విద్యార్థులు చదువుకోవాలి, నిరుద్యోగ యువకులకు ఉద్యోగ ఉపాధి అవకాశాలు రావాలి. रविवार को बीआरएस छात्र संघ के नेताओं और कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया जब वह एमबीबीएस प्रवेश के लिए जारी किए गए जीओ के विरोध में मंत्री के आवास की ओर मार्च करने की कोशिश कर रहे थे। तेलंगाना भवन के बाहर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी बहस भी हुई और प्रदर्शनकारी बैरिकेड पार करने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान पुलिस ने उन्हें पीछे धकेलने की कोशिश की, जिससे स्थिति और तनावपूर्ण हो गई। प्रदर्शनकारी ने सीएम डॉन डॉन और हम न्याय चाहते हैं के नारे लगाए और कुछ सड़क पर ही बैठ गए, जिन्हें पुलिस ने बलपूर्वक उठाकर गाड़ियों में डाला और विभिन्न पुलिस स्टेशनों में स्थानांतरित कर दिया। बीआरएस के प्रदेश अध्यक्ष जी श्रीनिवास यादव और अन्य नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। प्रदर्शनकारी जो जीओ 33 की वापसी की मांग कर रहे हैं, जिसमें एमबीबीएस प्रवेश के नियमों में बदलाव किया गया है। उनका आरोप है कि कांग्रेस सरकार निजी मेडिकल कॉलेजों का प्रबंधन के साथ मिलकर गैर स्थानीय छात्रों को मेडिकल सीट बेचने का रास्ता खोला है, जिससे तेलंगाना के स्थानीय छात्रों के हित प्रभावित होंगे। साई धर रहा మరి రద్దు చేయాలి. జీవో నంబర్ 33 పెట్టాలి. జీవో నంబర్ 33 రద్దు చేసే వరకు కూడా బీఆర్ఎస్ విద్యార్థి విభాగం పోరాటం చేస్తుంది. ఇవాళ తెలంగాణ భవన్ కాడ మమ్మల్ని ఆపచ్చు, కానీ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మేము అంతా ఆందోళన చేపడతాం. ఈ ప్రభుత్వం దిగి వచ్చే వరకు కూడా మా పోరాటం కొనసాగుతుంది. ఇవాళ తెలంగాణ తెచ్చుకున్న రాష్ట్రం లోపల తెలంగాణ పుట్టిన విద్యార్థులు ఇవాళ ఇక్కడ 4 లోకలుగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చిత్రీకరించి చాలా దుర్మార్గంగా వివరిస్తా ఉన్నాం. ఖచ్చితంగా ఇవాళ దేశం మొత్తం ఇవాళ నీట్ కౌన్సిలింగ్ ఇప్పటికే ఒకసారి కంప్లీట్ అయిపోయింది, మరొకసారి జరగబోతున్న తనలో జరుగుతుంది. కానీ నీటిలో కౌన్సిలింగ్ యాజమాన్యం కూడా రాష్ట్ర
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रांची में 6 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई, जिसमें एक टाटा नगर से पटना तक चलेगी। इस अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इन ट्रेनों को ऑनलाइन हरी झंडी दिखाई और झारखंड में 660 करोड़ रुपए के अधिक की विभिन्न रेलवे परियोजनाओं की आधारशिला रखी। उन्होंने कहा कि झारखंड को 6 नए वंदे भारत ट्रेनों, 600 करोड़ रुपए के अधिक की विकास परियोजनाओं और PMMYG के तहत तैयार करदा घर भी मिले हैं। पीएम मोदी ने उल्लेख किया कि पहले विकास केवल कुछ राज्यों तक ही सीमित थी, लेकिन अब सबका साथ सबका विकास की नीति ने पूरे देश की मानसिकता में बदलाव ला दिया है। मैं भगवान बिरसा मुंडा की वीर भूमि को भी नमन करता हूं। आज बहुत ही मंगल दिन है। इस समय झारखंड में प्रकृति पूजा के पर्व आज कर्मा की उमंग है। इस समय आज सुबह जब मैं रांची एयरपोर्ट पर पहुंचा तो एक बहन ने कर्मा पर्व के प्रतीक इस जावा से मेरा स्वागत किया। इस पर्व में बहनें अपने भाई की कुशलता की कामना करती हैं। मैं झारखंड के लोगों को कर्मा पर्व की बधाई देता हूं। आज इस शुभ दिन झारखंड को विकास का नया आशीर्वाद मिला है। 6 नई वंदे भारत ट्रेनें 650 करोड़ से ज्यादा की रेलवे परियोजनाएं, कनेक्टिविटी और यात्रा सुविधाओं का विस्तार और इस सबके साथ साथ झारखंड के हजारों लोगों को पीएम आवास योजना के तहत अपना पक्का घर। मैं झारखंड की जनता जनार्दन को इन सभी विकास कार्यों के लिए बधाई देता हूं। इन वंदे भारत ट्रेनों से जो और राज्य से भी जुड़ रही है, मैं उन सभी को भी बधाई देता हूं। साथियों, एक समय था जब आधुनिक सुविधाएं, आधुनिक विकास देश के केवल कुछ शहरों तक सीमित रहता था। झारखंड जैसे राज्य आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास के मामले में पीछे छूट गए थे, लेकिन सबका साथ सबका विकास के मंत्र ने देश की सोच और प्राथमिकताओं को बदल दिया है। अब देश की प्राथमिकता देश का गरीब है। अब देश की प्राथमिकता देश का आदिवासी है। अब देश की प्राथमिकता देश का दलित, वंचित और पिछड़ा समाज है। अब देश की प्राथमिकता महिलाएं हैं, युवा है, किसान है। इसलिए आज दूसरे राज्यों की तरह ही झारखंड को वंदे भारत जैसी हाई टेक ट्रेनें मिल रही है, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है। साथियों, आज तेज विकास के लिए हर राज्य, हर शहर वंदे भारत जैसे हाई स्पीड ट्रेन चला चाहता है। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने उत्तर और दक्षिण के राज्यों के लिए 3 नई वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई थी। और आज टाटा नगर से पटना, टाटा नगर से उड़ीसा के ब्रह्मपुर, राउरकेला से टाटा नगर होते हुए हावड़ा, भागलपुर से दुमका होते हुए हावड़ा, देवघर से गया होते हुए वाराणसी और गया से कोडरमा, पारसनाथ, धनबाद होते हुए हावड़ा के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस की सेवा शुरू हुई है। और अभी जब मंच पे आवास वितरण का कार्यक्रम चल रहा था, उसी समय मैंने झंडी दिखा करके इन सभी वंदे भारत ट्रेनों को विदाई भी दे दी और वो अपने गंतव्य स्थान पर चल पड़ी है। पूर्वी भारत में रेल कनेक्टिविटी के विस्तार से इस पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। इन ट्रेनों से कारोबारियों को, छात्रों को लाभ होगा। इससे यहां आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियां भी तेज होगी।
आप सभी जानते हैं आज देश और दुनिया से लाखों की संख्या में श्रद्धालु काशी आते हैं। काशी से देवघर के लिए वंदे भारत ट्रेनों की सुविधा होगी तो उनमें से बड़ी संख्या में लोग बाबा वैद्यनाथ के भी दर्शन करने जाएंगे। इससे यहां पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। टाटा नगर तो देश का इतना बड़ा औद्योगिक केंद्र है, यातायात की अच्छी सुविधा यहां के औद्योगिक विकास को और गति देगी। पर्यटन और उद्योगों को बढ़ावा मिलने से झारखंड के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। साथियों, तेज विकास के लिए आधुनिक रेल इंफ्रास्ट्रक्चर उतना ही जरूरी है। इसलिए आज यहां कई नए प्रोजेक्ट भी शुरू किए गए हैं। मधुपुर बाईपास लाइन की आधारशिला रखी गई है। इसके तैयार होने के बाद हावड़ा दिल्ली मुख्य लाइन पर ट्रेनों को रोकने की जरूरत नहीं होगी। बाईपास लाइन शुरू होने से गिरिडीह और जसीडीह के बीच दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के फैसले का स्वागत करते हुए इसे देर आए दुरुस्त आए करार दिया है। यादव ने कहा है कि केजरीवाल को यह कदम पहले ही उठाना चाहिए था और वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट की जमानत की शर्त के चलते ये केवल नाम के मुख्यमंत्री बन गए हैं, इसलिए उनका इस्तीफा एक मजबूरी की स्थिति में है, न कि निजी फैसला। यादव ने यह भी सवाल उठाया कि केजरीवाल ने इस्तीफा देने के लिए 48 घंटे तक क्यों इंतजार किया। उनका तर्क था कि यदि निर्णय पहले ही हो चुका था तो तुरंत इस्तीफा देने की घोषणा की जानी चाहिए था। इसके अलावा यादव ने केजरीवाल की दिल्ली में चुनाव महाराष्ट्र और झारखंड के साथ कराने की मांग को महज एक ड्रामा करार दिया और आरोप लगाया कि केजरीवाल का यह कहना कि वह जनता के बीच जाकर उनकी इच्छा के अनुसार दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पर वापसी करने का प्रयास करेंगे, केवल लोगों से झूठी सहानुभूति प्राप्त करने की कोशिश है। हमें अभी मालूम हुआ है कि केजरीवाल जी ने अगले 2 दिन में इस्तीफा देने की घोषणा की है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अगर यही इस्तीफा केजरीवाल जी आज से 4 महीने पहले दे देते तो मैं समझता हूं कि जो बारिश में इस दिल्ली को देखना पड़ा और झेलना पड़ा, जिस तरीके से एक बारिश के अंदर लगभग 30 से 35 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, शायद वो बच जाते, या जिस समय पानी के लिए लोग हाहाकार कर रहे थे तो उस समय शायद ये इस्तीफा दिया जाता तो बच जाते। मैं यही कहना चाहूँगा कि देर आए हैं लेकिन दुरुस्त आए हैं। मुझे एक बात ये भी समझ में नहीं आ रही है कि अगले 2 दिन में देने में की क्या ये है। अगर उनको इस्तीफा देना था तो आज ही दे देना चाहिए था। अब जो भी डिसीजन, कम से कम जब कोर्ट ने इस तरीके का डिसीजन दिया है जिसमें वो स्वयं कोई सीएम ऑफिस नहीं जा सकते, वो कोई फाइल पे साइन नहीं कर सकते, ऐसी स्थिति में बहुत जरूरी था कि कोई ना कोई दिल्ली की सीएम की कुर्सी पर बैठे और दिल्ली के हित में कोई फैसले ले सके। मैं समझता हूं कि चाहे ये डिसीजन लेट आया है लेकिन थोड़ी बहुत जो फायदा शायद इससे दिल्ली की जनता को मिल पाए। रविवार को राजस्थान के अलवर के इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित एक सभा को संबोधित करते हुए मोहन भागवत ने स्वयंसेवक से अपील की है कि हम पूरे हिंदू समाज को संगठित करना है। उन्होंने हिंदू धर्म को मानवीय और सार्वभौमिक धर्म बताते हुए कहा है कि ये सभी की कल्याण की आशंकाओं के साथ आगे बढ़ता है। भागवत ने हिंदू समाज की गौरवपूर्ण भूमिका पर भी उल्लेख करते हुए कहा है कि इस समाज ने हर युग में विदेशी आक्रमणकारियों का सामना किया। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि अगर देश में कुछ भी होता है तो इसका दोष हिंदू समाज पर लगाया जाएगा, क्योंकि वह इस देश का निर्माता और पालन करता है। भागवत ने यह भी कहा कि हिंदू किसी की भी पूजा कर सकते हैं, कोई भी भाषा बोल सकते हैं, किसी भी जाति के हो सकते हैं, किसी भी प्रांत के हो सकते हैं और किसी भी रीति रिवाज का पालन कर सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिनके पास ये मूल्य और जिनकी संस्कृति में ये चीजें शामिल हैं वह सब हिंदू हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफा के ऐलान के बाद दिल्ली में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक ने कहा है कि वह 2 दिन के बाद अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। इस संदर्भ में कांग्रेस नेता और राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का बयान सामने आया है। पायलट ने कहा है कि हम दिल्ली में पूरी तरह से तैयार है। सचिन पायलट ने आगामी घटनाक्रमों के संदर्भ में कहा है कि आने वाले दिनों में दिल्ली में जो भी स्थिति बनेगी
कांग्रेस हर चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। हमारी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो भी निर्णय लेगा हम उसके अनुसार कार्य करेंगे। उन्होंने ये भी दावा किया है कि कांग्रेस दिल्ली और हरियाणा में हर चुनौती के लिए तैयार है और पार्टी दोनों राज्यों में भारी बहुमत से जीत हासिल करेगी। पायलट ने भारत सरकार की आलोचना करते हुए कहा है कि सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया है। लोगों ने जन कल्याण और बेहतरी के लिए सरकार बनाई, लेकिन भाजपा हमेशा विरोधियों को निशाना बनाती रही है, मुख्यमंत्री को जेल में भेजती रही और नियमों का उल्लंघन कर रही है। कांग्रेस के नेताओं को टारगेट करना, एजेंसी का दुरुपयोग करना, हमारे नेताओं को उनका चरित्र हनन करना, मीडिया के माध्यम से, एजेंसीज के माध्यम से, सिर्फ ये प्राथमिकता है सरकार की। लेकिन हमारे मोर्चे पर उनसे मुकाबला करेंगे। जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है और हमारी पार्टी लगातार और मजबूती की तरफ बढ़ती जाएगी। तो ये तो उनके दल का उनका निर्णय है, लेकिन ये बात सच है कि जमहूरियत में, लोकतंत्र में अंतिम निर्णय जनता का होता है। और जहाँ तक कांग्रेस पार्टी की बात है, कांग्रेस पार्टी हमेशा हर चुनौती के लिए तैयार है। अभी हरियाणा में चुनाव हो रहे हैं, जम्मू कश्मीर चुनाव हो रहे हैं, दोनों राज्यों में प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस और हमारा गठबंधन जीत कर आएगा। और दिल्ली में भी जो भी अभी अगले दिनों में घटनाक्रम होगा, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह तैयार है हर चुनौती का सामना करने के लिए। और जो भी हमारी पार्टी, हमारे शीर्ष नेतृत्व निर्णय लेंगे उसके अनुरूप हम लोग काम करेंगे। लेकिन ये बात बिल्कुल अब जग जाहिर हो चुकी है कि भारत की सरकार ने पिछले कई सालों से लगातार अपने पद का दुरुपयोग किया है और जनता ने सरकार बनाई थी जन कल्याण करने के लिए, लोगों की बेहतरी के लिए, विकास करने के लिए। हमेशा विरोधियों को टारगेट करना, जैसा आप सब जानते हैं, मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल देना, संविधान की धज्जियां उड़ा देना, आरक्षण से लगातार छेड़छाड़ करना। और मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, कल प्रधानमंत्री जी जम्मू कश्मीर गए और वहाँ जाके वो विपक्ष पे, इंडिया अलायंस पे आरोप लगा रहे हैं। हकीकत ये है कि संविधान से छेड़छाड़ की बात अगर किसी ने की थी तो भाजपा के खुद के नेताओं ने की थी, मंच से करी थी। तभी पिछले लोकसभा चुनाव में ये बड़ा मुद्दा बन गया था कि आरक्षण और संविधान के साथ ये बीजेपी पूर्ण बहुमत लाने के बाद छेड़छाड़ करेगी और ये जनता समझ चुकी है। तो भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर है और राहुल गांधी जी के नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद विपक्ष एजेंडा तय कर रहा है, सदन के अंदर, सदन के बाहर। हम लोग चाहे लैटरल एंट्री हो, चाहे विधेयक लेके आए संसद के अंदर, हर मोर्चे पर सरकार को अपने पांव खींचने पड़ रहे हैं, क्योंकि वो नैतिकता खत्म हो चुकी है। जिस घमंड और जिस आक्रमण से वो राजनीति करते थे, वो परिस्थितियां बदल चुकी हैं। अब बराबर का विपक्ष है और मजबूती से उनका सामना करेंगे, सच्चाई से सामने लेकर आएंगे। और कांग्रेस पार्टी हर चुनौती के लिए हमेशा तैयार है, चाहे वो दिल्ली हो चाहे हरियाणा हो। मैंने कहा था कि जहाँ जहाँ हमारे पद खाली पड़े हैं, चाहे वो ब्लॉक के हैं, अग्रिम संगठन के हैं, हमारे प्रकोष्ठों के हैं, जहाँ पर बहुत लंबा कार्यकाल पदाधिकारी को हो गया है, 10 साल 12 साल, उन सब की जगह नए ऊर्जावान लोगों को मौका मिले, ऐसा मैंने आग्रह प्रदेश के अध्यक्ष जी और यहाँ के नेता प्रतिपक्ष से कहा है। वो सब नेताओं से चर्चा करेंगे, नई रूपरेखा बनाएंगे, उसके आधार पर हम लोग नियुक्तियाँ करेंगे। मैं कह रहा हूँ हर जगह ये जो मामले सामने आ रहे हैं, ये कोई एक घटना नहीं है। ये तंत्र को यहाँ पर जो सरकार है उसका काबू नहीं है, उस पर, उसका गवर्नेंस पे, लॉ एंड ऑर्डर पे मजबूती पकड़ नहीं है। वो तो दिल्ली से सारे आदेश आते हैं, उनकी पालना होती है। चक्कू चल रही हैं, चोरियां हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, लूटपाट हो रही है, आतंकी घटनाएं हो रही हैं हर जगह, हर क्षेत्र में। मुझे लगता है कि सरकार को अपने गिरबान में झांकना चाहिए, बजाय कांग्रेस को टारगेट करने के उनको गवर्नेंस पे ध्यान देना चाहिए। सर, ये सदस्यता अभियान जो है भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में चला रही है, लगातार प्रभारी भी जो है वो पहुँच रहे हैं, उनकी समीक्षा की जा रही है। ये सब ढोकलेबाजी है, ये सब प्रचार करने के लोगों का ध्यान भटका रहे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, इतने मिस्ड कॉल कर रहे हैं, मतलब वो उस लोगों को भ्रमित करने में लगे हुए हैं। जो 400 पार का नारा दिया था वो इस बार मिस्ड कॉल देके नंबर बना रहे हैं। क्या हुआ उत्तर प्रदेश में, क्या हुआ राजस्थान में, क्या हुआ हरियाणा में? तो ये तो परिणाम लोकसभा के हैं। ये आईना दिखाया जनता को, जनता ने दिखाया भाजपा को कि इस प्रकार के जुमलेबाजी, नारेबाजी और लोगों को भ्रमित करने का जो काम है उसको समाप्त करना पड़ेगा। और हर राज्य सरकार, चाहे वो राजस्थान की हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ की हो, तीनों राज्यों के अंदर मुख्यमंत्रियों के पास कोई ताकत नहीं है। सारे निर्णय और सारे डिसीजन दिल्ली से हो रहे हैं, लिख के आदेश आ जाते हैं, उनको पालना करनी पड़ती है। और ये बड़ी विडंबना है कि सरकार चुनने के बावजूद जनता को आज महरूम रहना पड़ा है। केंद्र का बजट आया, बिहार और आंध्र प्रदेश के राजनीतिक दबाव में
लाखों करोड़ रुपए उन राज्यों को दिए, अच्छी बात है। लेकिन छत्तीसगढ़ ने क्या गुनाह किया था? यहाँ के लोगों ने भरपूर सांसद चुनकर भेजे थे, लेकिन आम बजट में इस राज्य को कुछ नहीं मिला, राजस्थान को कुछ नहीं मिला। तो ये राजनीतिक भेदभाव जो हो रहा है, ये पॉलिटिकल दबाव जो है दिल्ली में, उस बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन CAB ने शनिवार को अपना पुरस्कार समारोह आयोजित किया, जिसमें भारत के स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को उनके बेहतरीन प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। शमी ने वनडे वर्ल्ड कप 2023 में अपनी शानदार गेंदबाजी की थी। समारोह के दौरान मोहम्मद शमी ने बंगाल टीम में वापसी की इच्छा जताई है। लंबे समय से क्रिकेट से दूर रहने के बाद शमी ने घरेलू क्रिकेट में खुद को साबित करने और टीम इंडिया में वापसी करने की ठानी है। उन्होंने कहा कि मैं निश्चित रूप से अगले सीजन में बंगाल के लिए खेलना चाहता हूं। मैं रणजी ट्रॉफी में बंगाल के लिए 2 से 3 मैच खेलने का इंतजार कर रहा हूं, जिससे मुझे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी करने में मदद मिलेगी। शमी ने ये भी साझा किया है कि वह NCA में खेलने के लिए भी उत्सुक हैं। देखो, कोशिश जल्दी की कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि काफ़ी टाइम हो गया टीम से बाहर रहे हुए, मतलब फिटनेस पे वर्क करने में। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जल्दी से आऊँ, लेकिन वो भी नहीं चाहता है कि मैं थोड़ा सा डाउटफुल जाऊँ। मैं चाहता हूँ स्ट्रॉन्गर, जितना भी मैं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उतना ज़्यादा मेरे लिए बेटर होगा, उतना कम चांसेस होंगे इंजरी के। तो बेटर है कि आप 1-2 चांस ना लेके आप फुल फील करके उसको स्ट्रॉन्ग होकर तब जाएं, जब ज़्यादा बेटर लगेगा। कैन वी सी यू इन एक्शन फॉर द सीरीज अगेंस्ट न्यूजीलैंड? देखिए, मेरी सबसे पहले कोशिश तो यही है कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया जाए, कंप्लीट आप अपने फिटनेस अपनी कंप्लीट कीजिए। उसके बाद डजेंट मैटर बांग्लादेश, न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया, डजेंट मैटर। तू मतलब 100% में कितना अभी तू फिट हुआ है, कितना तुम सोच रहे हो? मतलब आप लोग देखिए, डाउट हो मेरे माइंड में या कोई भी डिस्कम्फर्ट वाला फीलिंग आए, जब तक मुझे 100% फील नहीं होगा, जब तक मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि हाँ मैं हर तरफ से फ्री हूँ, तब तक मैं एग्री नहीं करना चाहता। चाहे डजेंट मैटर कि मुझे कौन सा फॉर्मेट खेल। হারিয়ে এলো এবং তারপরে ইন্ডিয়াতে এসে সিরিজ খেলবে, তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে কাকে ফেভারিট বাজবে? এবং বাংলাদেশ যেহেতু পাকিস্তানকে হারিয়ে এসেছে, ভারতকে কি বেগ দিতে পারে, প্রবলেমে ফেলতে পারে? ठीक है, वो अपने अपने जगह पर वो डिपेंड करता है। लेकिन बांग्लादेश ने पाकिस्तान को हराया, ना कि इंडिया को हराया है। वो डिफरेंट स्किल है। यहाँ पे इंडिया अपने घर में खेल रहा है, बांग्लादेश से खेल रहा है। बांग्लादेश को सोचना पड़ेगा कि आज तक के जो रिकॉर्ड बोलते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं, आज तक की जो परफॉर्मेंस रही है लड़कों की वो क्या बोल रही है, और करंट परफॉर्मेंस क्या है लड़कों की, वो मैटर करता है। अब मेन एक ही चीज़ है, टेस्ट मैच में 5 दिन का गेम होता है, आपको 5 दिन के सारे सेशन जीतने पड़ते हैं। तो आपको फोकस वहाँ पे करना चाहिए, अपने स्किल पर ध्यान देना चाहिए। আমি সামনে দিকে তাকিয়ে বল, যে বাংলার হয়ে তুই বলি কামব্যাক করবি, গত বছর বাংলার খুব ভালো যেত, মোহাম্মদ শামি একটা বা দুটো ম্যাচ যাই খেলুক, এটা কতটা তোর জন্য কামব্যাক দেখছি এবং বাংলার জন্য এটা ভালো হতে পারে যে তুই তোর মতো একটা প্লেয়ারকে পাচ্ছি একটা বা দুটো ম্যাচ, সেটা একটু বলি সামনে দিকে তাকিয়ে। मैंने हमेशा से आपसे बोला है, हर स्टेज पे बोला है, मैंने हर प्लेटफॉर्म पे आपको बोल चुका हूँ। मैं हमेशा से मैं बंगाल के लिए हमेशा खेलना पसंद करता था, हूँ और हमेशा रहूँगा। क्योंकि अभी भी मैंने यही बात बोली है कि बॉर्न एंड बॉट अप यूपी हूँ, लेकिन मेड बाय बंगाल हूँ, तो हमेशा वो रहेगा। और जब भी मौका मिलेगा मेरे लिए, टीम के लिए या बंगाल बॉयज़ के लिए, मैं अपना शेयर करता रहूँगा उनके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने की पूरी कोशिश करता हूँ हमेशा से। और चाहता भी यही हूँ कि अगर मुझे टाइम मिले, मैं फ्री हूँ, तो मैं बंगाल के लिए सर्विस। एज ए कैप्टन मैं उनके साथ खेला हूँ, एज ए कोच नहीं खेला हूँ, लेकिन मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ कि हाँ क्या सामने कोचेस की क्या फीलिंग होती है। सब आप कोच कोई भी ले लो, मुझे लगता है कि आपके रिलेशन बहुत अच्छे होने चाहिए, आपकी जो बाउंडिंग है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, ट्यूनिंग अच्छी होनी चाहिए आपकी। वही आपके गेम को ऊपर लाता है। हमेशा से आपको बिलीव करना चाहिए, एक दूसरे पर ट्रस्ट बनाना चाहिए। नहीं, मैं हमेशा से कहता आया हूँ, बनाने की भी मैंने एक शो हम लोग तैयार कर रहे हैं, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन कोशिश यही है कि जैसे मेंस क्रिकेट ऊपर है या मेंस स्पोर्ट्स हमारे ऊपर है, तो वो गर्ल्स में भी आने चाहिए। तो मेन मोटिव यही है कि जो ग्राउंड लेवल के स्पोर्ट्स हैं, कौन कौन से स्पोर्ट्स ऐसे हैं जो हमें विलेजेस से निकलते हैं, कौन कौन से स्पोर्ट्स ऐसे हैं जो हमें फैसिलिटी सिटीज़ में बेटर मिलेंगे, हम उस पर वर्क कर रहे हैं।
और वो पार्ट बाय पार्ट हम लोग बनाएंगे उसको, और कोशिश यही रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, अवेयरनेस आए कि जो अवेयरनेस है वो क्या चीज़ है, हम कितना सपोर्ट करते हैं, हम अपने बच्चे को किस लाइन में हम भेज सकते हैं। ये सब चीज़ें फैमिली को अवेयर होनी चाहिए। और हमेशा से कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे में टैलेंट कुछ और होता है, हम पुश किसी और वे में करते हैं, तो उन सब चीज़ों पे वो पॉइंट आउट किए गए हैं ना, ऐसा कुछ नहीं है, मैं खुद कर रहा हूँ उन पॉइंट आउटों को। आखिर में हेडलाइंस फिर। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने मिलादुन नबी पर मुस्लिम समुदाय को दी मुबारकबाद। राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा ने ईद मिलादुन नबी पर दी मुसलमानों को मुबारकबाद, एकता और शांति का किया आहवान। बीआरएस के छात्र संघ के नेताओं को पुलिस ने लिया हिरासत में, मंत्री आवास की ओर मार्च के दौरान हुई झड़प। दिल्ली कांग्रेस प्रमुख देवेंद्र यादव ने केजरीवाल के इस्तीफा का स्वागत किया, कहा देर से आए दुरुस्त आए। दिल्ली में राजनीतिक हलचल तेज, सचिन पायलट ने कांग्रेस की तैयारियों पर जताया विश्वास। 1 टीवी हिंदी समाचार यहीं पर खत्म हुआ, मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी कल मुलाकात।